Dear all, I hope you all are very well and doing great in the period of lockdown. Student, in previous lecture, we study about DNA replication, and whole the process of DNA replication we cover in it. And now in this lecture, student, we study about RNA. In this lecture we study about RNA structure, and in next lecture we study about how RNA form. The process is transcription. Okay, so start with introduction. I myself Rohit, and I done my MSc from Guru Jambeshwar University Hisar and BSc from Delhi University Sri Venkateshwara College, and I have 4 years of experience in teaching biology. Okay, now start with first slide. First slide is RNA, and the full form of RNA is ribonucleic acid. And this RNA is same as DNA, where the nucleotide arrange one by one and form a long polymer chain of nucleotide, form a RNA. Okay, and in this basically the sugar is ribose sugar, not deoxyribose sugar. DNA में तो क्या था, आपका डीऑक्सीराइबोस होता था, और आरएनए में क्या है, आपकी राइबो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, जो चेन है, वो एक के बाद एक अरेंज होती है और क्या बनाती है, हमारा आरएनए बनाती है. ठीक है, उसके बाद इनके बीच में ये जो लिंकेज होती है, ये कौन सी होती है, ये आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. दो न्यूक्लियोटाइड को जो जोड़ता है वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर मान लो कंपेयर करें डीएनए और आरएनए में, तो हमने देखा था कि जो डीएनए था वो तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, और हमारा जो आरएनए होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है. और इस डीएनए के अंदर बेटा एक आपका न्यूक्लिक बेस थाइमीन की जगह कौन आता है, डीएनए के अंदर यूरासिल आता है. और इस यूरासिल की वजह से, क्योंकि जो थाइमीन होता है वो डीएनए को स्टेबल करता है, ठीक है ना, और यूरासिल इतना स्टेबल नहीं करता, इस वजह से जो आरएनए होता है वो हमारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इतना स्टेबल नहीं होता. इस वजह से बेटा जो डीएनए है हमारा वो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है. लेकिन वायरस वगैरह में आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा वो कौन होता है, आपका आरएनए होता है. दूसरी बात, आरएनए के अंदर बेटा कौन सी शुगर होती है, आरएनए के अंदर सर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और ये राइबोज शुगर भी बेटा अनसुटेबल होती है, मतलब इस पे रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सेकंड पोजीशन पे जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो राइबोज शुगर है, और जिसकी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है, खाली H होता है, वो आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है. ठीक है ना, वो आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है. ठीक है ना, आप फर्क देख रहे हो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में, तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप नहीं होता. तो डीएनए के अंदर तो डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. और जो राइबोज शुगर होती है वो बेसिकली, जो आरएनए होता है वो बेसिकली किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस वगैरह के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. और आप लोगों को एक प्रोसेस और बता देता हूं. बेसिकली होता क्या है कि ये जैसे सपोज करो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए. और डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन. आरएनए से बनते हैं प्रोटीन. अब ये जो डीएनए से आरएनए बनता है ये तो बनता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, और जो आरएनए से प्रोटीन बनते हैं वो प्रोसेस होता है आपका साइटोप्लाज्म में. तो इसलिए बेटा देखो, डीएनए से आरएनए बना, ये तो बात होगी न्यूक्लियस के अंदर. अब प्रोटीन बनाने हैं तो न्यूक्लियस से बाहर किसको आना पड़ेगा, आरएनए को आना पड़ेगा ना, क्योंकि आरएनए पे क्या बनेंगे, आपके प्रोटीन बनेंगे. अब आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के आता है, तो इसलिए बेटा जो आरएनए होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है,
और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जो आपका आरएनए होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और आपका न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस वजह से इसके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, दूसरा अनसुटेबल होता है, मतलब इतना स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद जो आपके न्यूक्लियोटाइड है वो भी सिंगल चेन होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं बनाते। उसके बाद अगर बेटा डबल बॉन्ड नहीं बनाते तो ऐसा नहीं होता कि ए के साथ आपका टी जुड़े और जी के साथ आपका सी जुड़े। ठीक है ना, जी के साथ आपका सी जुड़े, इस तरीके से बॉन्डिंग भी आरएनए के अंदर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा सिंपल जैसे जैसे आपका डीएनए एक्ट करता था 5' से 3', उसी डायरेक्शन में आपका जो आपकी आरएनए की फॉर्मेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में होती है, लेकिन वो होती है बेटा सिर्फ सिंगल चेन पे। ठीक है ना, आपकी डबल चेन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपकी, ये देखो कुछ एक मेन जो आपके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। पहला कि डीएनए के अंदर तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है। ठीक है, डीएनए आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के अंदर ये बेस पेयर होते हैं साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, और आरएनए के अंदर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरासिल आ जाता है थाइमिन की जगह। ठीक है, आरएनए के अंदर। उसके बाद बेटा मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो सिंपल डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में। भाई डीएनए तो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, और आरएनए क्या है, डीएनए तो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, और आरएनए कैसा होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए में क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, आरएनए में कौन आ जाता है, आरएनए में यूरासिल आ जाता है, और डीएनए में कौन आता है, थाइमिन आता है। ठीक है, जो आपका देखो जब डीएनए था तो ए जो है वो टी के साथ बाइंड करता था डबल बॉन्ड के साथ, और जी जो है वो सी के साथ बाइंड करता था ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब बेटा अगर यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, तो यहां से बेटा मैं ये कह सकता हूं क्या कि चारगाफ को रूल को फॉलो करता था कौन, डीएनए। अब बेटा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर तो है नहीं, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि ए जो है वो टी के साथ बाइंड करेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आरएनए के अंदर चारगाफ रूल फॉलो नहीं होगा? बिल्कुल, आरएनए के अंदर बेटा चारगाफ रूल फॉलो नहीं होता, बल्कि डीएनए के अंदर चारगाफ रूल फॉलो किया जाता है। जो आरएनए होता है बेटा वो जब अनस्टेबल होता है, वो मतलब इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बेटा ज्यादा रहते हैं। डीएनए के चांसेस है बेटा वो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, आरएनए जो होता है बेटा, जो आरएनए होता है वो डिग्रेडेशन हो सकता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन बेटा डीएनए की जो डिग्रेडेशन है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, जो आपका आरएनए आपका बताया कि दोनों जगह पे होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, अभी बता के आए हो ना। और जो डीएनए है वो बेसिकली कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो आरएनए है बेटा वो स्मॉल होता है, 100 से 5000 बेस पेयर का होता है, और जो आपका डीएनए होता है वो मिलियन ऑफ बेस पेयर लंबा होता है। ठीक है, आरएनए आपका स्मॉल होता है लेंथ में। उसके बाद बेटा जो आरएनए होता है वो कई तरीके का प्रेजेंट होता है। आरएनए आपका एक ही आरएनए के कई तरीके के टाइप होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, एमआरएनए, एसएनआरएनए, एसआईआरएनए। जो डीएनए होता है बेटा उसकी कोई ऐसी फॉर्म नहीं होती कि आईडीएनए, पीडीएनए, जीडीएनए, ऐसा कोई डीएनए नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से बेटा अगर आरएनए की अलग अलग फॉर्म की बात करूं कि आरएनए अलग अलग तरीके का प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता बेटा। डीएनए जो है ए टाइप का, ई टाइप का, जेड टाइप का, इस तरीके के हमने डीएनए पढ़े थे। किसी की रोटेशन अलग थी, ठीक है ना, थे वो डीएनए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए ही खुद हो और उसमें भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो। मतलब कि भाई किसी आरएनए में किसी आरएनए की रोटेशन अलग हो, किसी आरएनए की लेंथ अलग हो, ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ, आरएनए के अंदर चेंज हो सकता है, लेकिन आरएनए के टाइप नहीं हो सकते। ठीक है, उसी तरीके से बेटा जो आरएनए होता है वो आपका किस पे बनता है, मैंने आपको बताया कि डीएनए से क्या बनता है, आपका
डीएनए से क्या बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं डीएनए से क्या बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं प्रोटीन बनते हैं। बेटा नॉर्मल कंडीशन में आपका आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता, लेकिन डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन कुछ एक वायरस के अंदर क्या होता है आरएनए से डीएनए बन सकता है। ठीक है, तो आरएनए जो है जनरली सिंथेसाइज नहीं करता डीएनए को, बल्कि डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है ना, जो डीएनए जो आरएनए होता है बेटा वो काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब वो काफी नंबर में प्रेजेंट होता है, और डीएनए आपका एक सिंगल कॉपी में एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ आरएनए की बात करता हूं, तो जो आरएनए होता है वो दो तरीके से मैं डिवाइड करता हूं। एक वो जो किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा हो, जैसे मान लो हमने देखा था कि टीएमवी जो वायरस है उसके अंदर जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, वो बेसिकली क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना, उसी के बेसिस पे वो अपनी लाइफ जीता है। लेकिन कईयों में क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो मेन जेनेटिक मटेरियल ना होके सिर्फ हेल्पर का काम करता है प्रोटीन बनाने में। ऐसे आरएनए को मैं क्या बोलता हूं नॉन जेनेटिक। और जिसमें जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए हो, जैसे मान लो कई वायरस हो गए, ठीक है ना, जैसे आपका टीएमवी वायरस हो गया, बैक्टीरिया फेज हो गया, इनके अंदर बेसिकली बेटा क्या होता है आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और कई जो हमारे अंदर है उसमें मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है बल्कि डीएनए है। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए की। नॉन जेनेटिक आरएनए बेटा आपका एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। इनके बारे में बेटा डीपली एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है बेटा एमआरएनए की। बेटा एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। अगर मान लो आपको किसी को सिग्नल पास करना है, ठीक है भाई, यहां पे हमारा कौन बैठा है डीएनए बैठा है, और इसको बनाने हैं बेटा प्रोटीन, तो बेटा इसको जो प्रोटीन बनाने हैं वो ये जो डीएनए है बेटा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो प्रोटीन बनाना है कि क्या ये डीएनए कोई आधी इंफॉर्मेशन दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, जो प्रोटीन को बनाने के लिए सुटेबल इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी देगा। और वो सारी किसको देता है बेटा? वो एक आरएनए बनाता है जिसका नाम होता है एमआरएनए, जो कि क्या करता है आगे जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो एमआरएनए होता है बेटा वो साइज में आपका काफी मतलब जो आपका अमाउंट जो होता है सेल के अंदर वो काफी कम होता है, सिर्फ 5% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको होमवर्क है, इसके दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन साइंटिस्ट के आपको नाम वो करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। उसके बाद बेटा जो एमआरएनए होता है ना, जो एमआरएनए होता है ये बेसिकली क्या होता है, मशीनरी होती है किसकी, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की। जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को फॉर्मेशन करने की वो किस पे आखिरी में किस पे आ जाती है, आपकी एमआरएनए के ऊपर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो एमआरएनए का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एमआरएनए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करके चल रहा है। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनने हैं वो प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है बेटा वो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि एमआरएनए जो है वो सुटेबल प्रोटीन बनाए और उसको कोई ब्रेक डाउन ना करे। इसलिए बेटा जो एमआरएनए होता है उसको दोनों तरफ से आपका कैपिंग कर दी जाती है, उसको कंट्रोल में रखा जाता है। और जो ये बीच का जो रीजन है ना बेटा ये आपका सिर्फ कोडिंग रीजन है, यहाँ से आपका प्रोटीन बनता है। ये जो साइड के होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, बेसिकली उस डीएनए को, उस जो आरएनए बनाया है उसको स्टेबल करके रखते हैं ताकि वो कोई उसके ऊपर अटैक करके तोड़ ना दे, जैसे एक्सोन्यूक्लियस वगैरह कोई एंजाइम आके उसको ब्रेक डाउन ना कर दे। तो इसलिए बेटा जहां से स्टार्टिंग होती है 5' एंड, वहां पे बेटा एक मिथाइल गुआनोसिन फोस्फेट की बेटा कैपिंग की जाती है यहाँ पे। दूसरा जो एंड पॉइंट होता है बेटा ये पोली ए रिच होता है बेटा, यहाँ पे ए की आपकी कैपिंग कर दी जाती है। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा, 5' एंड से होती है। और इनकी स्टार्टिंग बेटा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहां से स्टार्टिंग होती है बेटा वहां होना चाहिए आपका AUG।
ठीक है ना, AUG, ठीक है ना। और जो लास्ट होता है वो आपका क्या होना चाहिए, 3 सीक्वेंस होते हैं बेटा नॉनसेंस, जहां पे रोक दी जाती है आपकी प्रोटीन बनना, UAG, ठीक है, UAG, UAA, UAA, ठीक है ना, और UGA। ये 3 तरीके के आपके UGA, ये 3 तरीके के आपके क्या होते हैं, ये 3 तरीके के आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडो मतलब जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, वहां पे आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो आपकी रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसी mRNA को ही आगे बढ़ाते हैं कि जो mRNA है वो बेसिकली क्या कर रहा है, mRNA मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ किस पे बनता है, आपका डीएनए टेम्पलेट पे बनता है। बेटा देखो, अगर मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, और डीएनए की एक ही स्ट्रैंड पे आपका mRNA बनेगा। भाई इस स्ट्रैंड पे क्या होता है, इस स्ट्रैंड पे इसने क्या बना दिया, एक mRNA बना दिया। अब बेटा जो mRNA बना, देखो ये तो क्या था आपका टेम्पलेट स्टैंड, इसका तो यूज किया, ठीक है ना, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। और ये जो बना, ये इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो mRNA है ये इसके जैसे स्टैंड का वो रहेगा, जैसा ये था, जैसे ये वाला था, इसके जैसे सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ कहाँ चेंज आएगा, जहां आपका थाइमिन आता था वहां आपका यूरासिल आ जाएगा, किसके अंदर, आरएनए के अंदर। भाई देखो मैं आपको से पूछ रहा हूं कि जैसे मान लो एक डीएनए है जिसके अंदर सीक्वेंस है ATGCCG, ठीक है ना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उस पर क्या होंगे, TACGGC, ठीक है ना। ये आपका एक पूरा डीएनए है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये। अब मैं कहता हूं कि आप लोग इसको उठाओ और इससे mRNA बना दो, इससे mRNA बना दोगे तो आपका हो जाएगा AUGCCG। तो कहीं ना कहीं ये आपका कैसा है, जैसा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था ना उसके वैसा ही रहता है, ठीक है। तो जो mRNA है बेटा, ठीक है, mRNA जो होता है बेटा वो 3-3 करके इन सीक्वेंस को पढ़ता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। इस चीज को मैं आगे बताऊंगा कि कोडोन क्या होते हैं, बस आप अभी ये ध्यान रखो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का मिला के रीडिंग करता है, ठीक है ना। mRNA जब बनता है बेटा वो उसके अंदर काफी मिस्टेक्स होती है जब mRNA बनता है, फिर उसको सही किया जाता है। कैसे, इस तरीके से देखो, जब आपका mRNA बनता है, जैसे डीएनए से mRNA बना तो बेटा उसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। उसके अंदर बेटा कई तरीके के सीक्वेंस होते हैं, एक वो जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, और एक वो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं बेटा जो प्रोटीन को नॉन कोड करते हैं, मतलब किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो इसलिए बेटा जैसे मान लो ये और ये, ठीक है ना, तो जरूरी हो जाता है बेटा इनको हमारे mRNA से निकालना। तो हम क्या करेंगे, इनको अपने mRNA से निकाल देंगे, और इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं बेटा RNA स्प्लाइसिंग। और बेटा ये जो आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इनका नाम दिया जाता है इंट्रोन। क्या नाम दिया जाता है, इंट्रोन। और जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इनको नाम दिया जाता है बेटा एक्सोन, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक्सोन चाहिए। तो देखो नेक्स्ट इसमें मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक्सोन ले आया और सारे जो इंट्रोन थे वो यहां से रिमूव कर दिए, ठीक है। लास्ट में मेरा क्या बचता है, प्योर आपका mRNA बनता है। फिर मैं इसकी दोनों साइड कॉपिंग कर देता हूं, एक तो पॉली ए टेल से और एक मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट के साथ कैपिंग कर देता हूं, ताकि कोई और इसके ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। उसके बाद ये तो बात हुई किसकी, mRNA की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका RNA आता है बेटा वो आता है tRNA। tRNA बेसिकली क्या काम करता है, देखो बेटा प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से। प्रोटीन की जो चेन होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड की बनी हुई होती है ना। अब बेटा बेसिकली इंफॉर्मेशन किसके ऊपर है, mRNA के ऊपर है, ठीक है ना, mRNA के ऊपर इंफॉर्मेशन है। अब देखो इन अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठा के mRNA तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका tRNA करता है। जो tRNA होता है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है,
सब आरएनए में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और ये आपका 10 to 15% आपका सेल में प्रेजेंट होता है। टोटल अगर आरएनए की बात करता हूं तो उसमें से 15% आपका टीआरएनए प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, जो टीआरएनए होता है बेटा वो सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। और बेटा ये देखो अमीनो एसिड को उठा के इसके पास लेके जा रहे हैं ना, तो अमीनो एसिड को क्या करता है, एडेप्ट करता है, इसलिए हम इसको एडेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम एडेप्टर भी बोलते हैं। दूसरी बात, ये आपका कितने टाइप का होता है सेल के अंदर बेटा, 20 आपके एटलीस्ट 20 टाइप के टीआरएनए आपके प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जो टीआरएनए होता है बेटा वो कई तरीके का आपका प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। मतलब जैसे मान लो अगर सिंपल है एक, तो एक 2D है बेटा, ठीक है ना, और एक होता है बेटा 3D, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो लीनियर है तो ये आपका 1D, एक स्ट्रक्चर होता है 2D और एक होता है बेटा 3D, ठीक है। उसको अभी मैं दिखाऊंगा, हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बात करेंगे, ठीक है। लीनियर में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, अगर मान लो जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर था, 1D जो स्ट्रक्चर था, जैसे मान लो आपका एक टीआरएनए इस तरीके से रखा हुआ है 5' to 3', ठीक है। अगर इसमें आपस में ही बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, इसमें अगर आपस में ही बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से, तो ये क्या करता है बेटा, एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसा एक लीफ होता है ना, जैसे एक लीफ होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और इसको हम क्लोवर लीफ भी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क एक और है कि इसके साइंटिस्ट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसने 2D स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का वो फाइंड किया था। अब बेटा जो टीआरएनए होता है इसमें आपने कई तरीके की वो देखी, कई तरीके की आपको जो कॉर्नर है वो दिखाई दे रहे होंगे। ये एक एक कॉर्नर बेटा एक एक काम करता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा आप देखो 5' से 3', मतलब यहां से स्टार्टिंग है, यहां से स्टार्टिंग है, इस तरफ ये चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरफ ये चल रहा है, और 3' पे इसकी एंडिंग है। और 3' पे आप क्या देख रहे हो, सीक्वेंस किसका है, CCA का आपका सीक्वेंस है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आगे और डिस्क्राइब करेंगे कि जो आपका टीआरएनए होता है, जो टीआरएनए होता है उसकी एक साइट होती है बेटा अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ये जो साइट है बेटा, ये जो साइट है बेसिकली यहाँ पे आपके जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से, बेसिकली देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो टीआरएनए है वो एक ट्रांसफर आरएनए होता है। वो बेसिकली किसका काम करता है, जैसे ट्रैफिक काम करती है ना, गाड़ी ऑटो जैसे काम करते हैं, ट्रेन, उस तरीके से ये काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड रखे हैं उनको एमआरएनए तक लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो किसी चीज पे बैठा के भी तो लेके आएगा ना, कोई सीट तो होनी चाहिए ना, तो वो क्या होगी बेटा एक्सेप्टर आर्म, जहां पे आपके अमीनो एसिड आके लगते हैं। और वो कहाँ है बेटा, आपकी 3' एंड पे प्रेजेंट होती है। तो 3' एंड पे प्रेजेंट होती है, वहां पे 7 बेस पेयर लगे हुए होते हैं, और उसका वो क्या होता है CCA, मतलब साइटोसिन, साइटोसिन और एडिनिन, ठीक है ना, CCA, क्योंकि बेटा रीडिंग इस डायरेक्शन में करनी है, ठीक है ना, CCA। उसके बाद 3' ग्रुप आपका टर्मिनल पे एडेनिन से बाइंड होता है, ठीक है, जहां पे अमीनो एसिड आपके बाइंड करते हैं। ये जो OH ग्रुप है ये आपका अमीनो एसिड को बाइंड कराता है, ठीक है। जो टीआरएनए जो बाइंड अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो गया उसको हम अमीनो एसिटाइल टीआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है ना। CC अटैचमेंट होती है CCA, अभी बताया कि ऊपर 3' एंड पे एक सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा होगा CCA, ठीक है। यहाँ पे आपकी अटैचमेंट होती है, 3' एंड पे ये चीज प्रेजेंट होनी जरूरी है, क्या, CCA। उसके बाद बेटा बात आती है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद जो आपकी इसके अपोजिट साइड देखो, आप इसके अपोजिट साइड देखो, बिल्कुल एक आपको आर्म दिख रही होगी, ये इसको मैं बोलता हूं बेटा एंटीकोडोन आर्म। पहले आपको मैं ये बता देता हूं ये एंटीकोडोन होती क्यों है। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे डीएनए को अरेंज करना है, यहाँ पे आपने अपना डीएनए जो है वो आपने अपना आरएनए जो है अगर मान लो अरेंज करना है, यहाँ पे अगर आपको
mRNA के ऊपर यहाँ पे अगर आपको अपना RNA अरेंज करना है तो बेटा इसका सीक्वेंस वही होना चाहिए जो mRNA के ऊपर लगा है। भाई मैं ये कह रहा हूं mRNA ये है, यहाँ पे सपोज करो कि ये आपका एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर इस पे मुझे अपना tRNA ऐड करना है, अगर यहाँ पे मुझे tRNA आपका ऐड करना है तो बेटा इस tRNA के ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पे A यही होना चाहिए ना, मतलब इसका अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए ना, तभी तो आपका C के साथ G बाइंड करता है, A के साथ U और C के साथ G, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका एंटीकोडोन इसके यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो जाके लगेगा, ठीक है ना। तो mRNA से बाइंड करने वाली जगह कौन सी होती है, एंटीकोडोन होती है, ठीक है, जहां पे क्या होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका आरएनए पे कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसका अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे होना चाहिए। भाई सी पे कौन अटैच करता है, जी, ए पे कौन करता है आपका यू, और सी पे कौन करता है आपका जी। तो ये सीक्वेंस आपका टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, जब ये टीआरएनए आपका एमआरएनए के ऊपर आके लगेगा। जब ये जो ऑटो है ये अपनी सवारी कहाँ उतारेगा, जब उसको जगह मिलेगी उतारने की। तो इसलिए वो ऑटो को पार्क होने की जगह चाहिए, और वो पार्क कौन कराएगा, एंटीकोडोन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं, ये बात होगी एंटीकोडोन आर्म की। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग डीएचयू आर्म। जो बेटा ये डीएचयू आर्म होती है, ये बेसिकली क्या करती है कि जो ये अमीनो एसिड आया है, इस अमीनो एसिड की इस 3' एंड पे रिएक्शन करवा के इसको अटैच करवाती है। मतलब पहले तो ये क्या करती है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे लगेगा उसको रिकॉग्नाइज करती है। दूसरा, इनके बीच में बेटा बॉन्डिंग बनवाती है, ठीक है ना। तो ये जो डी आर्म है ये बेसिकली क्या कर रही है, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रही है कि भाई रोहित नाम का आ जा, भाई उमेश नाम का आ जा, ठीक ना भाई, तारीफ नाम का आ जा। इस तरीके से ये क्या करती है बेसिकली, जो सा अमीनो एसिड आपका यूज होने वाला है उस अमीनो एसिड को वहां से उठा के अटैच करवाती है, ठीक है ना। एक आर्म और बच गई है इस साइड वाली। ये बेसिकली क्या करती है, ये मजबूती प्रोवाइड करती है। जहां पे आपका टीआरएनए अटैच हुआ है वहां पे अटैचमेंट और करवाती है, किसके साथ, राइबोसोम के साथ अटैचमेंट करवाती है, ताकि आपका टीआरएनए कहीं भाग ना जाए, ठीक है। इस चीज को हम लोग जब प्रोटीन पढ़ेंगे ना, जब आपकी प्रोटीन बनाएंगे, जब आप समझोगे कि हाँ किस तरीके से ये अटैचमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी एक और एक्स्ट्रा आपकी आर्म होती है बेटा इस तरीके से। यहाँ पे ये कईयों में बेटा बहुत बड़ी होती है और कईयों में बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे बेटा ये कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इसी के बेसिस पे हम टीआरएनए की भी आगे टाइप कर देते हैं। यह आपके लिए इतना सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात आती है बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर की। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली आपका उल्टा एल होता है। ये भी आपको एक होमवर्क है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो आपका किस साइंटिस्ट ने दिया। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो ही अब फोल्ड होके बहुत ज्यादा गुलच मुलच के बिल्कुल क्या बन जाता है, आपका टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर था लीनियर से क्या बना, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से क्या बना, टर्सरी। और इनके बेटा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो किस साइंटिस्ट ने फाइंड किया, टर्सरी स्ट्रक्चर था वो किस साइंटिस्ट ने फाइंड किया, वो चीज आप मुझे होमवर्क मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम थर्ड आरएनए की। अपना वो होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए। ये बेसिकली बेटा देखो सेल के अंदर आपके राइबोसोम सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से बेटा जो आरएनए है वो आपका 80% सेल के अंदर टोटल आरएनए में से 80% आपका जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। और ये बेसिकली बेटा कैसे प्रेजेंट होता है
ये बेटा 2 यूनिट में प्रेजेंट होता है। इसकी 1 यूनिट बेटा बड़ी होती है और 1 यूनिट बेटा छोटी होती है, ठीक है ना। 1 यूनिट बड़ी होती है और 1 यूनिट छोटी होती है, और इनके बीच में बेटा mRNA लग जाता है, और यहाँ पे mRNA लगने के बाद यहाँ पे tRNA आके अपना जो माल है वो अनलोड करता है। मतलब इस तरीके से आपकी प्रोटीन जो है वो फैक्ट्री बनती है जहां पे प्रोटीन तैयार होने हैं, ठीक है कि mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। हम लोग प्रोटीन जब पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको दिखाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपका मोलिकुलर वेट में भी काफी होता है। दूसरा आपका जो राइबोसोमल आरएनए है वो आपका काफी अबंडेंट होता है, ठीक है, काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। देखो जो आरआरएनए होता है वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर अलग तरीके का होता है और यूकैरियोट के अंदर अलग तरीके का होता है। कैसे सर? बेटा जो आपका आरआरएनए होता है इसकी एक यूनिट होती है, इसको मापने की एक यूनिट होती है एस, सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। जो आपका बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें तो 70S होता है, और जो आपका यूकैरियोट होते हैं उसके अंदर बेटा आपका 80S होता है, ठीक है। ये जो S है ये क्या दिखाता है? ये जो S है ये क्या दिखाता है? जैसे मान लो आपने एक सेल ली, उसको ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन उसको क्या किया आपने, रोटेशन करवाया बहुत स्पीड पे, और एक एपेंडोफ ट्यूब में डाल के उसको बहुत स्पीड पे आप क्या कराते हो, रोटेशन कराते हो, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से आप उसको बहुत तेज स्पीड पे आप रोटेट करवाते हो। जब रोटेट करवाते हैं तो बेटा सारे पार्टिकल आपके सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद वो नीचे बैठते हैं, नीचे बॉटम में जाते हैं। तो किस स्पीड से जा रहे हैं, किस सेडिमेंटेशन रेट के साथ जा रहे हैं, वो आपकी एस होती है, वो आपकी यूनिट एस होती है, ठीक है। जो आपका 70S होता है बेटा वो बेसिकली दो यूनिट होती है उसमें, एक 50S और एक होती है बेटा 30S। अब आप ये सोचोगे सर एक 50S होनी चाहिए थी, एक 20S होनी चाहिए थी, जब भी तो 70S बनेगा। बेटा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सम नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी सेडिमेंटेशन यूनिट बता रहा हूं कि जो यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसकी 2 यूनिट होती है, एक की नीचे बैठने की स्पीड होती है 50 और एक की होती है 30। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। 50 के अंदर बेटा 2 यूनिट और होती है, 23 और 5, और 30 के अंदर एक होती है बेटा 16S RNA, ठीक है। उसी तरीके से बेटा आपको यूकैरियोट की होती है। यूकैरियोट के अंदर जो होता है बेटा बेसिकली वो क्या प्रेजेंट होता है, 80S RNA प्रेजेंट होता है, 80S RNA होता है। और जो 80 होता है ये बेटा आपका 60 और 40 के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है ना। जो 60 यूनिट होती है बेटा वो आपकी 28S RNA, फिर 5.8S RNA, 5S RNA, और जो आपकी 40 होती है वो बेटा 18S RNA से बनी हुई होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं। मान लो ये rRNA है, ये rRNA है, ये आपसे मैं पूछता हूं कि प्रोकैरियोट के अंदर कितनी यूनिट का होता है और यूकैरियोट के अंदर कितनी यूनिट का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। आगे प्रोकैरियोट के अंदर जो 2 यूनिट होती है उसमें छोटी और बड़ी यूनिट कौन कौन सी होती है, और छोटी यूनिट किस चीज से बनती है और बड़ी यूनिट किस किस प्रोटीन से किस किस अमाउंट में बनती है। उसी तरीके से यूकैरियोट की छोटी यूनिट कितनी उसकी होती है, कितनी सेडिमेंटेशन की होती है, और बड़ी कितने की होती है, छोटी के अंदर कौन सा आता है और बड़ी के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है, ठीक है ना। ये चीज आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देख के जा रहा हूं, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको करनी है, ठीक है ना। ये चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अभी मैंने आपको बता दिया है, आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद बेटा कई ऐसे आपके आरएनए प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जो छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ठीक है। ये आपके बेटा बेसिकली स्मॉल आरएनए कहलाते हैं, और जो इनका आपका जो आपका साइज होता है ये भी आपका बहुत कम होता है, 20-300 आपका न्यूक्लियोटाइड के उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में दोनों जगह पे आपके मिल जाते हैं, ठीक है ना। और ये बेटा प्रोटीन के साथ मिलके आपके कई तरीके के ऐसे आरएनए बना लेते हैं जो आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसलिए बेटा एक डिफरेंस और आ जाता है कि कई आरएनए ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन डीएनए कभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं करता। देखो कैसे। आपका पहला जो आता है बेटा वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या काम करता है,
जो मैंने बताया था ना कि जो mRNA बनता है वो शुरू में बहुत ज्यादा खराब बनता है, उसको सही किया जाता है, उसके अंदर से इंट्रॉन निकाले जाते हैं। वो इंट्रॉन ऐसे ही नहीं निकलते, वो इंट्रॉन को निकालने वाला जो बंदा होता है ना, वो बंदा होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये बंदा क्या करता है, वहां से जो गलत गलत कोडोन आए ना mRNA के अंदर, उनको निकाल के सही सही को जोड़ता है। कैसे? इस तरीके से। देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपका आरएनए mRNA बनता है तो उसको हम HNRNA बोलते हैं। HNRNA हीट्रो न्यूक्लियर आरएनए। और फिर बाद में वो क्या बनता है, एक मैच्योर mRNA बनता है। एक मैच्योर mRNA बाद में बनता है जब उसमें से गलती निकाल देते हैं। जैसे देखो ये इंट्रोन था, ये आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। एक्सोन आपके कोडिंग सीक्वेंस है। तो मुझे क्या रखने हैं, एक्सोन रखने हैं, ठीक है ना। एक्सोन अपने नेक्स्ट उसमें रखने हैं। तो मैं इंट्रोन को क्या कर देता हूं, यहां से बाहर निकाल देता हूं। और इसमें हेल्प कौन करते हैं मेरी, SNRNP, मतलब स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए। ठीक है, उस तरीके से बेटा SNRNA का काम समझ में आ गया, आरएनए की स्प्लाइसिंग कराने में, mRNA को बनाने में। ठीक है ना, mRNA की जब स्प्लाइसिंग होती है उसमें काम आता है। HNRNA को, जो यहाँ पे ये HNRNA था, मतलब जो पुराना mRNA था, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अच्छे वाले mRNA में कन्वर्ट कर देता है। जो सही mRNA है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक होता है miRNA। miRNA बेसिकली क्या करता है, ये क्या काम करता है, आपकी जीन स्प्लाइसिंग, जीन साइलेंसिंग का काम करता है। जीन साइलेंसिंग क्या होती है, अगर मान लो आपका कोई mRNA को आपको रोकना है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, बेसिकली दो आपके आरएनए होते हैं, एक miRNA और एक siRNA। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आरएनए आपका प्रोटीन बनाता ही जा रहा है, उसको आपको रोकने में काम आते हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली कई बार डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आ जाते हैं। कई ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसके प्रोटीन को अगर साइलेंस कर दिया जाए, उसके mRNA को अगर साइलेंस कर दिया जाए, तो वो अपना प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है ना, उसी के उस पर काम किया जाता है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम वायरल पैथोजेंस, ठीक है ना, क्विक रेगुलेशन। ठीक है ना, तो मतलब mRNA की रेगुलेट करता है। जो mRNA आपका बना है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो प्रोसेस दे रखा है बेटा, ये आपका miRNA बनने का प्रोसेस है। miRNA, ठीक है ना, miRNA बनने का प्रोसेस है। ठीक है ना, miRNA क्या है, इंटरफेरेंस आरएनए है। इंटरफेरेंस जो आरएनए जो सिंपल आपका प्रोटीन बना रहा था उसको इंटरफेरेंस कर दे, मतलब उसको रोक दे, उसके अंदर चेंज कर देता कि वो आगे प्रोटीन ना बनाए। इसलिए बेटा रोकने के काम कौन आता है, miRNA और siRNA, जो अभी आगे बताऊंगा। ये बेसिकली बनता है आपका, ये चीज आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि होता क्या है। डीएनए से ही बनता है। डीएनए से बनने के बाद इसको ड्रोसा यूनिट में कैप्चर किया जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर इसको बाहर निकाला जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही डाइसर यूनिट इसके ऊपर अटैक हो जाती है, और डाइसर यूनिट अटैक होने के बाद बेटा इसको आगे प्रोसीड किया जाता है। RISC यूनिट भी आके इसके ऊपर अटैच होती है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपका एक मैच्योर miRNA बनता है जो आपका RNA को रोकने का काम करता है। जो आपका प्रोटीन बन रहा है उसको रोकने का काम करता है। siRNA भी सेम टू सेम काम करता है। siRNA भी सेम टू सेम काम करता है। siRNA जो होता है 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है ना, अलग अलग सेल्स में अलग अलग वैरायटी का पाया जाता है। जो ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, आरएनए इंटरफेरेंस में, मतलब जो आरएनए अपना सिंपल काम कर रहा था उसको इंटरफियर कर देते हैं। ठीक है ना, और उससे क्या होता है, आपकी आरएनए के साथ हाइब्रिडाइज करके और क्या कर देते हैं, आपके टारगेट mRNA को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिग्रेड कर देते हैं mRNA की से, और जो mRNA होता है वो आपका प्रोटीन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने कई तरीके के आरएनए पढ़े। ठीक है ना, हमने mRNA देखा, हमने rRNA देखा, हमने mRNA देखा, हमने rRNA देखा, हमने tRNA देखा, हमने RNA देखा, tRNA देखा, HNRNA देखा, और आपके SN और MI और SI देखे। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने
यहाँ पे इतने तरीके के एंजाइम देखे। ठीक है, और अगर बेटा आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत आई है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।